अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक आइडियल डाइलेक्ट्रिक की, यानी कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि एक आइडियल डाइलेक्ट्रिक कैसा होना चाहिए, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ऐसे केस में अगर हम उस आइडियल डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है। तो जब भी गाइडेड डाइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, सिंपल सी बात है, उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक पोलराइजेशन होगा और वहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोग एक सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने इसको अपने ऑलरेडी पुराने लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है, सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सफिशिएंट होता है गाइडेड डाइलेक्ट्रिक के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक की, प्रैक्टिकल मीन्स अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके अंदर ना केवल पोलराइजेशन होगा और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, बल्कि लॉसेस भी होंगे। यानी कि जो लॉसेस हैं, दिस इज द एडिशनल पार्ट जो कि आइडियल डाइलेक्ट्रिक में हमने सोचे नहीं थे। लेकिन जब प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो वहाँ पे लॉसेज हो जाते हैं। और ऐसे समय पिक्चर में आता है कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आज इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी टफ तरीके से बुक्स में समझाया गया होता है और मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करूंगा। इस लेक्चर को देखने के बाद कभी भी आपको कोई भी मन में कह सकते हैं कि डाउट नहीं रहेगा और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी क्या होती है या कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइनस का डाइलेक्ट्रिक लॉसेस फैक्टर, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो सिंपली हम लोग अभी पीछे लिए थे, यानी कि जो आइडियल केस के अंदर होता था, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस फैक्टर को, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। यानी अगर इक्वेशन के टर्म में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पे सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि ये जो सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे परमिटिविटी के टर्म्स में डैश लगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन ओमेगा, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन ओमेगा तुम देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। एप्सिलॉन के ऊपर अगर एक ही छोटा सा मैं डैश लगा देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, या दूसरे टर्म्स में कह सकता हूँ दिस वन रिप्रेजेंट आइडियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि जो आइडियली जो हम लोग बात करते हैं, यानी कि जितने भी हमने मेटल के ऊपर लेक्चर पढ़े हैं उन सब के अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है, जो एप्सिलॉन पढ़ा है, वो हमेशा वो दिस वन ये है, वो जो आइडियली हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि जिसके अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो पोलराइज हो रहा है केवल, तो वो जो चीज़ होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे परमिटिविटी से, और ये है वो परमिटिविटी, यानी कि आइडियल डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही बात है। सो दिस इज द सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वी कैन सी दैट एप्सिलॉन डैश, ठीक है। नाउ जो नया चीज, यानी कि एक ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ आ गई, वो थी एप्सिलॉन डबल डैश। ये जो डबल डैश है, दिस वन रिप्रेजेंट द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस फैक्टर। समझ में आ रही बात ये। तो इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो एक है कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जिसमें एप्सिलॉन है, कोई डैश नहीं, दूसरा एप्सिलॉन डैश, एंड तीसरा है एप्सिलॉन डबल डैश। जहां पे डबल डैश वाला जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉसेस को, सिंगल डैश रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, या कह सकते हैं आइडियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, एंड बिना कोई डैश वाला जो एप्सिलॉन है, दिस वन रिप्रेजेंट दी कॉम्प्लेक्स पार्ट, और वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ अगर हम यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मार्क कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन डैश है, जो पहला वाला टर्म है, ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्सिलॉन डबल डैश जो है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे एक इमेजिनरी टर्म मैंने जे लिखा हुआ है, कईयों ने आयोटा लिखा होता है, तो जो भी आप लिख लो, तो दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, नाउ एप्सिलॉन डैश इज द रियल पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं, यानी कि पूरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो दो पार्ट हैं इसके, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे। और जो मेन है, यानी कि जो ओवरऑल आउटकम निकल के आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी है, दिस वन इज द रिस्पॉन्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी बेसिकली एक प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक कैसा रिस्पॉन्स करेगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये दिखाता है। समझ में आ रही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी मैंने बोली कि कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी क्या बताता है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी बताता है कि कैसा एक डाइलेक्ट्रिक कैसे रिस्पॉन्स करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक, बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक कैसा रिस्पॉन्स करेगा टूवर्ड्स एन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। समझ में आ रही बात है। नाउ यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म है सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज द आइडियल डाइलेक्ट्रिक। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं दुनिया में एक आइडियल डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूं, तो अगर आइडियल डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो केवल इतना पोर्शन ही हम लोग इंक्लूड करेंगे सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, यानी कि ये रियल पार्ट। तो अगर आपसे कह रहा है कोई कि हम जो प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक की जगह आइडियल डाइलेक्ट्रिक ले लें, तो इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी
एप्सिलॉन ओमेगा इक्वल टू एप्सिलॉन डैश ओमेगा, यानी कि सिंपली जो हमने आज तक पढ़ा है, समझ में आ रही बात ये। सो दिस इज योर आइडियल डाइलेक्ट्रिक, क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसके अंदर से डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर को माइनस कर देता हूँ तो जो इक्वेशन निकल के आती है, दिस वन इज योर फॉर प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक। यानी कि प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक में जो एडिशनल जो कह सकते हो जो कंप्रोमाइज हुआ है डाइलेक्ट्रिक, हमारा फीचर जो था डाइलेक्ट्रिक का, पोलराइजेशन का जो फीचर था वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, और उस कंप्रोमाइज को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस साइन से। ये माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि माइनस साइन दिखा रहा है कि लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं। लॉसेज जो है कोई अच्छी चीज नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक यानी कि डाइलेक्ट्रिक, जब भी हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो बेसिकली वो एक इंसुलेटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो उसको रिप्रेजेंट करा जाता है इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी से ना। अगर आइडियल डाइलेक्ट्रिक है तो इसका मतलब बहुत अच्छा पोलराइजेशन होगा, तो उसके अंदर हम लोग केवल रियल पार्ट से रिप्रेजेंट कर देते थे और हमारा काम चल जाता था पुराने लेक्चर्स के अंदर। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो वहां पे लॉसेस भी हो रहे हैं, और ये जो लॉसेस हैं दिस कम्स अंडर द नेगेटिव पार्ट, दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन। तो क्योंकि लॉसेस एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि इसकी वजह से पोलराइजेशन कॉम्प्रोमाइज होगा, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो इक्वेशन जो बुक्स में डायरेक्ट दे रखी होती है, कोचिंग्स में डायरेक्ट आपको याद करा दी जाती है, उस इक्वेशन का मतलब क्या है, वहां पे माइनस साइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर प्लस ले लेते तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइजेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पोलराइजेशन हो रहा है प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक में, एक बात, ठीक है। सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइजेशन जो हो रहा है, पोलराइजेशन आइडियल डाइलेक्ट्रिक, एक आइडियल डाइलेक्ट्रिक में जितना पोलराइजेशन हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। तो कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइजेशन जो कि प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक में हो रहा है। सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पोलराइजेशन जो कि आइडियल डाइलेक्ट्रिक में हो रहा है। अब आइडियल डाइलेक्ट्रिक में ऑब्वियसली बात है पोलराइजेशन ज्यादा होगा ना, प्रैक्टिकल में क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कुछ एनर्जी पोलराइजेशन में कंज्यूम हो रही है और कुछ एनर्जी लॉसेस में चली जा रही है, तो माइनस का फैक्टर आ जाता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के साथ ना। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम आइडियल डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो उसके अंदर पोलराइजेशन बहुत अच्छा हो रहा होगा कंपेयर टू द प्रैक्टिकल, तो कहाँ चूक हो रही है, यानी कि कहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो एनर्जी माइनस हो जा रही है इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। तो इसीलिए इक्वेशन के अंदर हम लोग माइनस डाइलेक्ट्रिक लॉसेस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। समझ में आ रहा है? तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को माइनस से क्यों रिप्रेजेंट करा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये दिखाता है कि आइडियल माइनस, यानी कि आइडियली कितना पोलराइजेशन होना चाहिए था, माइनस लॉसेस हो गए। अगर लॉसेस हम प्लस कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकल जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर पोलराइजेशन काफी अच्छा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको एड अप कर देते तो प्रैक्टिकल जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर जो पोलराइजेशन होगा वो इक्वल टू आइडियल डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है प्लस लॉसेस। तो ये एक बहुत ही गलत इक्वेशन हो जाती। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक है उनके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द आइडियली, तो ये संभव नहीं, इसीलिए हमने इसको माइनस से रिप्रेजेंट करा है। तो आई होप इक्वेशन समझ में आ गई होगी यार, ठीक है। बहुत इफर्ट मारा है इसको मैंने, काफी विजुलाइज करा, तब जाके काफी डीप में स्टडी करके आपको समझा रहा हूं मैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये कोई नहीं समझाएगा, हर कोई आपको इक्वेशन बता देगा, इसका मतलब क्या होता है ये पता होगा, पर ये इक्वेशन ऐसे ही क्यों लिखी गई और इस इक्वेशन में आइडियल पार्ट कौन सा है और प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक पार्ट कौन सा है, वो ये आपको लेक्चर समझा रहा है। आइयो समझ में आ रहा होगा। नाउ आगे बात करते हैं, रियल पार्ट को समझेंगे। अब ये क्वेश्चन हमने समझ ली, अब एक एक करके रियल पार्ट को समझेंगे, देन इमेजिनरी पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रियल पार्ट को समझते हैं। रियल पार्ट को हम लोग परमिटिविटी भी कहते हैं, मैंने बताया। यानी कि जनरली जो भी हमने लेक्चर में, जब भी तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हो कहीं पे भी दुनिया में लिखा हुआ, तो वो बेसिकली आप रियल पार्ट ही पढ़ रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन का। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो रियल पार्ट है ये क्या बताता है? ये रियल पार्ट ये सिग्निफाई करता है कि एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि जो भी तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी ताकत है, कितनी उसकी क्षमता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर का मतलब क्या हुआ आपको याद है? एक पोलराइजेशन नाम की चीज, मैंने सेपरेट लेक्चर पढ़ा हुआ है यार, काफी बार मैंने कवर करा है। पोलराइजेशन यानी कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एटम जो होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है और इलेक्ट्रिक क्लाउड जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मान के चलते हैं इस तरीके से चार्जेस सेपरेट हो गए, तो ये क्या हुआ? दिस वन वी कैन से दैट स्टोरेज हो गया चार्जेस का, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया हमारी तरफ और एक तरफ नेगेटिव चार्ज स्टोर होकर रह गए। सो इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की एबिलिटी
एबिलिटी, स्टोर करने की एबिलिटी किसी भी डाइलेक्ट्रिक की, या कह सकते हो पोलराइज होने की एबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये जो एटम का जो इस तरीके से बन जाना, जो कह सकते हैं ना, ये कह सकते हो डिस्प्लेस हो जाना चार्जेस का, दिस वन इज कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा पोलराइजेशन क्या होता है, सही है। नाउ अब मान के चलते मेरे पास दो मटेरियल हैं, एक है ए एक है बी। तो ए वाला जो मटेरियल है उसकी अगर रियल पार्ट है एप्सिलॉन डैश और एप्सिलॉन ए डैश और दूसरे का एप्सिलॉन बी डैश, ठीक। तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है, अगर हम ये मान के चलें कि रियल पार्ट ए वाले मटेरियल का ज्यादा है कंपेयर टू द बी का, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पोलराइजेशन ए में ज्यादा होगा। पोलराइजेशन अगर ए में ज्यादा होगा तो सेम एक्सटर्नल फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो ए के अंदर जो इंटरनल फील्ड बनेगी वो ज्यादा बनेगी कंपेयर टू द बी। समझ में आ रही बात, ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि ए के अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होगा कंपेयर टू द बी के अंदर एक स्मॉल पोलराइजेशन होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये यहाँ पे आपको विजुलाइज हो गया होगा, यानी कि हमें केवल थ्योरी नहीं पढ़नी, समझ के भी चलना है। तो अगर मार्केट में तुम खरीदने गए हो कोई भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक मिल रहे हैं, मटेरियल ए मटेरियल बी। मटेरियल ए अगर हम कह रहा है कि एक बंदा कह रहा है तुमसे यार ये जो ए वाला डाइलेक्ट्रिक है ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, रियल पार्ट ज्यादा है कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी का, तो तुम इसको यहाँ पे देखो, रियल पार्ट ज्यादा होने क्या मतलब है, सिंपल सा तुम्हें पता चल जाना चाहिए। जैसे कोई तुमसे कहेगा कि रियल पार्ट ज्यादा है ए का बी से, तो इसका मतलब पोलराइजेशन जो होगा वो ज्यादा होगा ए में कंपेयर टू द बी के अंदर पोलराइजेशन कम होगा ए के कंपैरिजन में। समझ में आ रही बात ये यहाँ पे। तो अब पोलराइजेशन क्योंकि ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर होगा ए के अंदर एज कंपेयर टू द बी क्या होगा, कम चार्ज स्टोर करेगा। आई होप समझ में आ रही होगी सारी चीजें। तो एक एक कड़ी समझ में आ रही होगी रियल पार्ट की कि रियल पार्ट क्या सिग्निफाई करता है। तो कभी भी अगर अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन देखते हो और उसका रियल पार्ट की वैल्यू ज्यादा है तो वो बढ़िया डाइलेक्ट्रिक है यार, उसके अंदर क्या है, पोलराइजेशन तगड़ा हो रहा है। क्योंकि देखो डाइलेक्ट्रिक को हम लोग लेते ही तभी हैं जब हमें पोलराइजेशन चाहिए होता है। यानी अगर तुम्हें कभी भी इंसुलेटर की पोलराइजेशन वाली प्रॉपर्टी को लेना है तो वहां पे आप डाइलेक्ट्रिक खरीदोगे मार्केट से। समझ में आ रही बात है। तो डाइलेक्ट्रिक क्योंकि हम ले ही पोलराइजेशन की वजह से रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन डैश वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसको ज्यादा लेंगे, यानी कि ये ज्यादा होना चाहिए किसी भी अच्छे डाइलेक्ट्रिक का। समझ में आ रही बात है। तो अगर मान के चलते हैं मार्केट के अंदर दो कैपेसिटर मिल रहे हैं तुम्हें, एक है कैपेसिटर ए एक कैपेसिटर बी है। ए वाला जो कैपेसिटर है उसका रियल पार्ट ज्यादा है कंपेयर टू द बी, तो आप कौन सा खरीदेंगे, आप खरीदेंगे ए वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर को जब भी हम डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी इक्वेशन। समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट अगर इस इक्वेशन में बात करें, सो दिस वन रिप्रेजेंट, यानी कि डबल डैश एप्सिलॉन डबल डैश रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये बेसिकली मेजर करता है कितना हीट डिसिपेट हुआ। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना हीट डिसिपेट हुआ, इसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही केसेस में, पुराने वाले केस में भी, यानी कि जब तुम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब उसके अंदर कितना हीट डिसिपेट हुआ, तब उसके अंदर कितना पोलराइजेशन हुआ। यहाँ पे ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट, तो पोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है हमारा एप्सिलॉन डैश वाला रियल पार्ट, और हीट कितनी डिसिपेट हुई इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट, बहुत जल्द मैं काम कर रहा हूँ यार वेबसाइट के ऊपर, एक हम लोग काम कर रहे हैं, अपने चैनल की वेबसाइट बना रहा हूँ मैं। उसके अंदर आपको, यानी कि बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि सर हम लोग को लेक्चर्स के वो नहीं मिलते, कहीं पे पीपीटी नहीं मिलती हैं लेक्चर्स की, और उन्हें बार बार लेक्चर को रिपीट करके देखना पड़ता है, या रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को लेक्चर्स की। तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि हम लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं वहाँ पे आपको सबसे पहला पार्ट, एक आपको सीरीज एक साथ मिल जाएंगी देखने को, यानी कि जो जब हम यूट्यूब की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट क्या है, काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सुपर कंडक्टर की, तो पूरा मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा, मटेरियल की प्लेलिस्ट मेरे पास पड़ी है। पर अगर हम सुपर कंडक्टर के भी केवल 5 लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल पर्पस मशीन है, अब उसके अंदर मैं केवल स्टेपर मोटर पढ़ना चाहता हूँ 5 लेक्चर, तो मुझे पूरा देखना ना पड़े। इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ मैं करेंटली, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेब सीरीज नाम के एक ब्लॉग बना देंगे। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी कि फॉर एग्जांपल आज मुझे केवल डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है, तो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी लेक्चर मैंने कवर करे हैं उन लेक्चर के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ पे उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि किसी तरीके से आपको नोट्स की अवेलेबिलिटी कराई जाए, यानी कि पीपीटी की, कोई बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी कि सर पीपीटी हमें नहीं मिलती है, हमें बार बार लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, लेक्चर को स्टॉप करके हमें पीपीटी
कॉपी करनी पड़ती, लिखनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वेबसाइट के ऊपर ये जो पीपीटीज मैं इस्तेमाल करता हूँ ये आपको अवेलेबल हो जाए, तो वहां पे जाके आप डायरेक्टली पीपीटी देख के भी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाए रखें, साथ जुड़े रहें, हम लोग काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना बस सहयोग बनाए रखें। खैर वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, रियल पार्ट समझ में आ गया था। नाउ इमेजिनरी पार्ट जो है ये क्या करता है, हीट डिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हीट क्यों डिसिपेट हो रही भाई, हीट कहाँ से आ गई? तो हीट जो होता है डिसिपेशन, ये ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेज क्या होते हैं, इसको ऑलरेडी इस लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है, वहां जाके पढ़ सकते हो, पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली सर्च करना डाइलेक्ट्रिक लॉसेज टेक इनसाइट, तो वहां पे तुम्हें ये लेक्चर मिल जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज ऑलरेडी मैंने कवर करे हैं, तो बार बार उसको कवर करने कोई मुझे मतलब नहीं लगता, ठीक है। फिर भी ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पे अभी। डाइलेक्ट्रिक लॉसेज बेसिकली होते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब एक एटम अपने आप को डिस्प्लेस करता है, फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस थे, देन क्या हुआ, हमने इसको डिस्प्लेस करा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो इस तरीके से पोलराइज हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज कर दी, तो जब चेंज करोगे तो अब इसका पोलराइजेशन रिवर्स होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ऐसा करने में क्या होगा, ऐसा करने में जो फ्रिक्शन फेस होता है, जो एनर्जी लॉस होती है बार बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इधर से उधर मूवमेंट में, यानी कि कभी इधर जाना फिर डिस्प्लेस होना फिर सेंटर पे आना, इसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है, दिस कम्स अंडर द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज एंड वी कैन से दैट हीट डिसिपेशन। इसमें हीट डिसिपेट हो जाती है, समझ में आ रही बात है। तो अब यहां से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई, जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, एमसीक्यू लगाने की जरूरी है। हायर द एप्सिलॉन डबल डैश, यानी कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जितने ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक होगा। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में ये दिखा रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक है, दिस वन रिप्रेजेंट द प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक, दिस वन रिप्रेजेंट आइडियल डाइलेक्ट्रिक। अब प्रैक्टिकल जो था वो आइडियल डाइलेक्ट्रिक की तरह हो सकता था अगर ये माइनस वाला फैक्टर पिक्चर में नहीं आता। सिंपल सी चीज है यार, अगर मैं कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन को इस तरह से देखना चाहूँ कि एक प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक भी आइडियल हो सकता था अगर ये माइनस वाला फैक्टर नहीं आता। तो माइनस वाला फैक्टर अगर हम जीरो कर पाते तो ऐसा हो पाता, यानी कि जितना ज्यादा ये वाला फैक्टर बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, आइडियल से दूर चला जाएगा। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जितना ज्यादा ये फैक्टर बड़ा करोगे, इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा ही तुम्हारा डायलेक्ट्रिक अपने आइडियल पन से दूर चला जाएगा, उतना ज्यादा तुम सामाजिक हो जाओगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे, आइडियलिटी से दूर चले जाओगे। समझ में आ रही? तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, हायर द एप्सिलॉन डबल डैश, यानी कि जितना ज्यादा इमेजिनरी पार्ट हायर होगा, दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, जितना ज्यादा ये लॉस फैक्टर इमेजिनरी पार्ट कह लो, लॉस फैक्टर कह लो या एप्सिलॉन डबल डैश कह लो, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा डायलेक्ट्रिक लॉस होंगे और उतना ज्यादा तुम्हारा डायलेक्ट्रिक प्रैक्टिकल होगा, यानी कि दूर चला जाएगा आइडियल डायलेक्ट्रिक से। ठीक, फिर से एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते हैं दो डायलेक्ट्रिक हैं ए और बी। ना ए का एप्सिलॉन डबल डैश है, बी का एप्सिलॉन डबल डैश बी है। ठीक, अब अगर ए का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज्यादा है कंपेयर टू द बी से, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ए वाला पार्ट है वो ज्यादा लॉसेस करेगा एज कंपेयर टू द बी वाले पार्ट से। तो अगर ए वाला पार्ट तुम्हारा ज्यादा लॉसेस करेगा तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। समझ में आ रही बात है? तो ए यानी कि ए डायलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा हीट लॉसेस करेगा, ज्यादा हीट को डिसिपेट करेगा एनवायरनमेंट के अंदर, जबकि बी वाला जो होगा वो कम हीट डिसिपेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? क्योंकि ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो डायलेक्ट्रिक है, दिस वन इज योर ए डायलेक्ट्रिक एंड दिस वन इज योर बी डायलेक्ट्रिक। अब के क्योंकि ए का लॉस फैक्टर ज्यादा है, ए का लॉस फैक्टर क्योंकि ज्यादा है लॉस फैक्टर, तो ये ज्यादा हीट को डिसिपेट करेगा, और बी वाला जो डायलेक्ट्रिक है ये कम हीट को डिसिपेट करेगा। अब हीट को कम डिसिपेट करेगा और ए वाला ज्यादा कर रहा है, तो ए वाला क्या है, ज्यादा दूर है आइडियलिटी से, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिकल डायलेक्ट्रिक है, और बी वाला कम प्रैक्टिकल है, और वी कैन से दैट क्लोज टू आइडियल है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो ए वाला मोर प्रैक्टिकल एंड बी वाला क्या होगा, मोर आइडियल डायलेक्ट्रिक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या है, इतना डिटेल में कभी हम लोग नहीं पढ़ते, और डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो बहुत ध्यान से समझते रहना, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा देखो इस पार्ट को। ठीक है, तो ए वाला जो पार्ट है वहां पे हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि डायलेक्ट इमेजिनरी पार्ट, और वी कैन से दैट द लॉस पार्ट इज मोर कंपेयर टू द बी। तो इसलिए ए वाला जो डायलेक्ट्रिक है वो मोर प्रैक्टिकल है और बी वाला मोर आइडियल। तो तुम, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मार्केट जाओगे खरीदने तो कौन सा खरीदोगे, ए वाला खरीदोगे कि बी वाला खरीदोगे? ठीक है,
कमेंट सेक्शन बताओ, मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ। तो अगर होऊंगा और मैं जाऊंगा मार्केट में और मैं देखूंगा कैप्स्टर उठाऊंगा, 2 रखे होंगे कैप्स्टर मार्केट पे दुकान पे, और उस एक पे लिखा होगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट ज़्यादा है, और एक बी वाला कैप्स्टर उठाऊंगा जिस पे लिखा होगा इमेजिनरी पार्ट कम है, तो मैं तो भाई बी वाला खरीदूंगा। समझ में आ रही बात ये? आपने जो भी आंसर लिखा हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम कौन सा खरीदेंगे? बी वाला खरीदेंगे। अगर हमने कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेक इनसाइट पे पढ़ा रखा है तो आप बी वाला ही खरीदोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या करोगे? ए वाला खरीदोगे मार्केट में जाके। समझ में आ रही बात है? आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। अब देखो एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक की इक्वेशन लिखूं, ठीक है, पूरी इक्वेशन लिख दी, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? ओमेगा ओमेगा ओमेगा, यानी कि पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कह लो या कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक इक्वेशन कह लो, ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होता है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो बिहेव करेगा विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैसा बिहेव करेगा, और वहीं पे अगर हम लोग 100 हर्ट्ज पे चले जाते हैं, मेगा हर्ट्ज पे चले जाएंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, कॉम्प्लेक्स पे, रियल पार्ट पे, इमेजिनरी पार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, फ्रीक्वेंसी से बदला क्या, फ्रीक्वेंसी से क्या चीज चेंज हुई, तो इसको जरा समझते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन का रिस्पांस बदल जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पोलराइज हो रहा है, देखो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ही काम कर रहा है यार। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं परमिटिविटी की, जब भी हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो एक्चुअली जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना वो अपनी जगह ही रहते हैं यार, क्योंकि वो बहुत रिजिड होते हैं। पूरा का पूरा खेल जो है, यानी कि जो मूवमेंट है, जो पोलराइजेशन है, वो मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के नेचर से। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिस्पॉन्स होता है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, एक केस समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा डिटेल चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी होती है डाइलेक्ट्रिक की, और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी क्यों होती है, क्योंकि पोलराइजेशन की जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्स विल डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। अब कैसे डिसाइड होता है उसको समझते हैं। तो मान के चलते हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को रिलैक्सेशन का टाइम कम मिलेगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का क्या मतलब हुआ, इसको भी जरा समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, इसको जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीच में पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिखरे हुए थे। अब क्या हुआ, जैसे ही हम इसे पोलराइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। ठीक है, दिस वन इज द जीरो टाइम, दिस वन इज द पॉजिटिव पीक। ठीक है, फिर वापस से हमारी पीक निगेटिव होगी, मतलब जीरो जाएगी। तो जैसी पॉजिटिव पीक जीरो जाएगी, वापस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट हाफ साइकिल में। अब क्या होगा, यहाँ से हम घूम के यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही यहाँ हो गए वापस से सेम, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहाँ की जगह इधर इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे। समझ में आ रही? ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, समझ में आया? तो पहले इलेक्ट्रॉन सेंटर पे, देन पॉजिटिव पीक आई, इलेक्ट्रॉन सेपरेट, देन जीरो आए वापस से, देन नेगेटिव पीक आई, वापस से सेपरेट हो गए। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गई बात है। अब ये कितना तेज होगा, इट डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ये किस पे डिसाइड होगा? फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करेगी ये जो डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, देन वापस कलेक्शन, देन वापस डिस्प्लेसमेंट, देन वापस कलेक्शन, ये जो है ये कितना तेज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा कर दोगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जो वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही थी, एग्जांपल के तौर पे 1 मिनट के अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ये सेम साइकिल अपने आप कंप्लीट करेगी आधे मिनट में, और बढ़ा दोगे तो सेम साइकिल, यानी कि एक बार पॉजिटिव वेव, एक बार नेगेटिव पीक, और ये कंप्लीट करेगी अपने आप को 0.1 सेकंड के अंदर। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम टाइम को श्रिंक करते चले जा रहे हो। यानी कि ये जो तुम टाइम मिल रहा था ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को टाइम मिल रहा था यहाँ से यहाँ आने का, देन यहाँ से वापस आने का, देन वापस से इधर जाने का। ये जो टाइम मिल रहा था ना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने का, ये कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे यही बात मैंने लिखी, आयु समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये बात लिखी, इलेक्ट्रॉन गेट लेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेस रिलैक्सेशन टाइम। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप रखेंगे उतना कम इलेक्ट्रॉन को टाइम मिलेगा रिलैक्स होने का। अब जितना कम रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा उतना पोलराइजेशन में लैग आ जाएगा। यानी कि देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन को पूरा समय दें तो इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, और हम कहेंगे इतना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, इतना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं हमने समय कम दिया, तो समय कम का मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाया तब तक फ्रीक्वेंसी बदल गई, तो पोलराइजेशन कितना मिला? इतना ही पोलराइजेशन हमें देखने को मिला। तो पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड था वो रिड्यूस हो गया, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन टाइम हमने ज्यादा दिया
तो पूरा टाइम हम मिलेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने का। लेकिन अगर बहुत जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी मचाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जब तक पहुंचेगा तब तक टाइम खत्म हो गया, वापस से अब इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है, देन इधर की तरफ जाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम कर दोगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी सीमा पे पहुंच पाता तब तक हमने वापस बुलाया। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने ए से कहा कि भाई जाओ पानी ले आओ, तो वो पानी लेके गया, पानी लेके आया, हमने कहा बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन अगर हमने कह दिया पानी लेके आओ, जब तक वो फिल्टर तक पहुंच पाता तब तक हमने कह दिया ऐसा करो यार इधर आओ दूध लेके आओ, जब वो दूध तक गया हमने कहा नहीं नहीं इधर आओ पानी लेके आओ, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम मिला हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में हम कह देंगे यार बच्चा उतना बढ़िया नहीं है। सो वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही, समझ में आ रहा है। तो लैग इन पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन में हमें लैग देखने को मिलेगा, समझ में आ रही बात ये। पोलराइजेशन रिड्यूस होगा, साथ ही साथ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा रैपिड मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो हीटिंग लॉसेस बढ़ेंगे। तो क्योंकि पोलराइजेशन में लैग आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका रियल पार्ट, क्योंकि ये जो रियल पार्ट होता है ना, यही वो बेसिकली ये जो रियल पार्ट होता है यही वो डिसाइड करता है तुम्हारा कि तुम कितना अच्छा यहाँ पे डायलैक्ट्रिक ले रहे हो। यानी कि रियल पार्ट जो है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो किसी भी डायलैक्ट्रिक का कह सकते हो कि हार्ट होता है। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, जिसकी वजह से पोलराइजेशन लैग आया, एंड दिस विल रिड्यूस द रियल पार्ट। और रियल पार्ट अगर रिड्यूस हो गया तो इससे क्या होगा, सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। साथ ही साथ देखो, एक तरफ फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से रियल पार्ट रिड्यूस हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है। फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट बढ़ गया, इमेजिनरी पार्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ये। तो देखो कितना ज्यादा डिसएडवांटेज, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो आई होप समझ में आ गया। आप कभी भी तुम्हें जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है, कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसमें फ्रिक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई होप समझ में आ रहा है, पूरी चीज क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर। अगर नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताओ, और समझ में आ गया है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी है इतनी बारीक लेवल पे, इतने डीप लेवल पे आपको समझाने के लिए। आई होप समझ में आ गया। तो जितना ज्यादा तुम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हें फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा और उतना ज्यादा तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट बढ़ जाएगा तो पुअर डायलैक्ट्रिक, समझ में आ रहा है। तो डायलैक्ट्रिक यानी कि फ्रिक्वेंसी का बढ़ना एक तरफ रियल पार्ट को कम कर रहा है और इमेजिनरी पार्ट को बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से हमें नुकसान है, डबल साइडेड नुकसान। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या कह सकते हो डायलैक्ट्रिक जो होता है उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती चली जाती है। वहीं पे अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी को जैसे ही कम करोगे इलेक्ट्रॉन के पास भरपूर टाइम होगा, यानी कि वो पानी भी आराम से ले आएगा और दूध भी आराम से ले आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों ही चीजें अच्छी होंगी, यानी कि जो रियल पार्ट है पोलराइजेशन उसमें किसी तरीके का लैग नहीं होगा, तो ज्यादा पोलराइजेशन हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि टाइम सफिशिएंट है तो आपस में लड़ाई नहीं होगी, आपस में टकराव नहीं होगा बार बार, तो टकराव कम होगा, इसकी वजह से जो लॉस फैक्टर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो हम जनरली यानी कि कॉमनली एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो स्टेटमेंट समझ लो। स्टेटमेंट ये कि अगर फ्रिक्वेंसी कम करते हो तो तुम्हारा रियल पार्ट अच्छा हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हम अगर कम फ्रिक्वेंसी पे किसी डायलैक्ट्रिक को ऑपरेट करेंगे तो वो डायलैक्ट्रिक एक अच्छा डायलैक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। वहीं पे अगर हम किसी भी डायलैक्ट्रिक की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगेगी एज अ डायलैक्ट्रिक। ठीक है, समझ में आ रही बात है। नाउ अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस पर रियल और इमेजिनरी पार्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। तो रियल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है एटॉमिक अरेंजमेंट पे। अब एटॉमिक अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया, देखो दो तरीके के डायलैक्ट्रिक पाए जाते हैं दुनिया में, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो होते हैं वो एक अच्छे डायलैक्ट्रिक की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर जनरली देखा जाता है कि उनका जो रियल पार्ट होता है वो अच्छा होता है। वहीं पे जो नॉन पोलर होते हैं उनका जो रियल पार्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो यानी कि अगर डायलैक्ट्रिक तुम बना रहे हो तो डायलैक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं रियल पार्ट की, तो रियल पार्ट डिसाइडेड बाय द, और वी कैन से दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन। यानी कि उनके अंदर जो तुमने एटॉमिक अरेंजमेंट लिए हैं वो पोलर मॉलिक्यूल का डायलैक्ट्रिक बना हुआ है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायलैक्ट्रिक बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी चीज है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रियल पार्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ने से पोलराइजेशन डिस्टर्ब होता है। समझ में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन कम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अच्छे से पोलराइज हो पाएगा वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी चीज आ जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है पोलराइजेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके कह सकते हो एक फोर्सफुली पोलराइजेशन करने का तरीका होता है। यानी कि जब कभी डायलैक्ट्रिक अच्छे से पोलराइज नहीं हो रहा होता तो हम लोग एक्सटर्नल फील्ड यानी कि जबरदस्ती ताकत लगाते हैं ज्यादा, और जिसकी वजह से रियल पार्ट इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया।
इंपॉर्टेंट चीज फ्रिक्वेंसी, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रिक्वेंसी। अभी हमने पीछे समझा था, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो रियल पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी किसी भी डायलैक्ट्रिक की। वहीं पे अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इंप्योरिटीज एंड डिफेक्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। यानी कि अगर इंप्योरिटीज और डिफेक्ट बढ़ गए, यानी कि जो भी तुम मार्केट से डायलैक्ट्रिक खरीद के ला रहे हो, अगर उसके अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा है, डिफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर लॉस फैक्टर ज्यादा होंगे। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर तो अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है लॉस फैक्टर को इंक्रीज ही करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ना भी लॉस फैक्टर को इंक्रीज करेगा, इमेजिनरी पार्ट को बढ़ाएगा। नाउ ना थर्ड इंपॉर्टेंट चीज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी भी हमने पीछे सीखा था, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो इमेजिनरी पार्ट बढ़ जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। ना यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है, लॉस टेंजेंट का क्या रिलेशन है। लॉस टेंजेंट के ऊपर सेपरेट लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके कमेंट सेक्शन में, सॉरी कमेंट नहीं, सर्च बॉक्स में सर्च करो और टेक इनसाइट पे देखना, लॉस टेंजेंट को मैंने काफी डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे हम जरा समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और लॉस टेंजेंट आपस में कैसे रिलेटेड है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉस टेंजेंट की बात करें तो लॉस टेंजेंट फॉर्मूला होता है टेन डेल्टा, और कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक जो होता है, कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी एक इक्वेशन है। नाउ अगर हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करें कि कैसे एक लॉस टेंजेंट और एक कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपस में रिलेटेड है, अगर इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको याद होगा जस्ट लास्ट लेक्चर, यानी लास्ट नहीं, जब मैंने लॉस टेंजेंट वाला जो लेक्चर लिया था वहां पे मैंने बताया था कि टेन डेल्टा इक्वल टू पावर लॉस डिवाइड बाई पावर स्टोर, ठीक है। तो लॉस टेंजेंट जो होता है वो पावर लॉस कितनी हो रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, इसका नाम क्या है, लॉस टेंजेंट, यानी कि लॉसेस डिवाइड बाई यूजफुल, या कह सकते हैं पावर स्टोर। तो पावर लॉस कितना हो रहा है अपॉन में पावर स्टोर कितनी हो रही है। नाउ पावर लॉस को हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं पावर लॉस कंपोनेंट, और पावर स्टोर को हम कह सकते हैं पावर स्टोरिंग कंपोनेंट। यानी कि पावर लॉस किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पावर लॉस कंपोनेंट से, और पावर जो स्टोर हो रही है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्टोरिंग कंपोनेंट से। समझ में आ रही बात है, यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्वेशन को देखो, इसके अंदर ये चीज हर कोई जान गया होगा अगर अब तक लेक्चर आपने देखा है, कि जो लॉस कंपोनेंट है वो कौन है, वो ये वाला है। और जो पावर स्टोरिंग कंपोनेंट है, मैंने बताया था स्टोरिंग का मतलब होता है पोलराइजेशन, और यही जो होता है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट। तो यहां से हम सिंपली कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक इक्वेशन को हम देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि लॉस कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन डबल डैश और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन डैश। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लॉस टेंजेंट एंड कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही बात है। तो हम लोग ये क्वेश्चन आपको याद रखनी, बहुत न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो लॉस टेंजेंट होती है, या कह सकते हो डिसिपेशन फैक्टर होता है, दिस वन इज इक्वल टू द, यहाँ पे एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यानी कि लॉस कंपोनेंट डिवाइड बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे लॉस टेंजेंट और कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, निकल गया। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर लॉस टेंजेंट कम हुआ तो लॉस टेंजेंट कम होने का मतलब बेटर था डायलैक्ट्रिक, यानी कि जितना कम लॉस टेंजेंट होगा उतना अच्छा डायलैक्ट्रिक होगा। समझ में आ रही, ओके। नाउ लास्ट लेक्चर, ये लास्ट स्लाइड है, इसको जरा समझ लेते हैं। काफी बड़ा लेक्चर हो गया, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट में प्रॉब्लम रहती है, और बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी था। तो ये दिस इज द लास्ट पार्ट, हम लोग इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले कैप्स्टर डिजाइन में, और ऑब्वियस सी बात है डायलैक्ट्रिक खरीदी क्यों लाए, कैप्स्टर के लिए ही तो खरीदते हैं मेनली। तो कैप्स्टर डिजाइन में, यानी कि अगर दो मार्केट में कैप्स्टर मिल रहे हैं ए और बी, और तुम पढ़े लिखे हो, तुमने कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की नॉलेज है, तो ऐसे केस में एक जो ए डायलैक्ट्रिक है उसका रियल पार्ट ज्यादा है और इमेजिनरी पार्ट कम है, जबकि बी वाला अगर कैप्स्टर है जिसका रियल पार्ट कम है और इमेजिनरी पार्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ए वाला खरीदेंगे। समझ में आ रहा है। तो कैप्स्टर के डिजाइन में बड़ी हेल्प मिलती है, कौन सा खरीदना है कैप्स्टर सिलेक्शन में। दूसरा है डायलैक्ट्रिक मटेरियल के सिलेक्शन में बड़ी मदद मिलती है, सेम ये जो ऊपर मैंने समझाया। तीसरा टेलीकम्युनिकेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों टेलीकम्युनिकेशन में डायलैक्ट्रिक हम लोग अच्छे खासे यूज करते हैं, और वहां पे टर्म यूज करी जाती है डिसिपेशन फैक्टर, ठीक है, डी, जो कि 10 डेल्टा के बराबर ही होता है। स्पेशल डिसिपेशन फैक्टर होता है, और सॉरी सिग्नल डिसिपेशन फैक्टर, ये बताता है कि जो तुमने सिग्नल भेजा है उस वक्त कितना एटीन्यूएट हो गया, या कह सकते हो कितना डिसिपेट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने कोई सिग्नल भेजा, वो उस सिग्नल का कितना परसेंटेज, कितना पोर्शन डिसिपेट हो गया, तो ये डिसाइड करता है यहाँ पे डायलैक्ट्रिक मेटल जो हम यूज करते हैं। तो अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पिक्चर में आ जाता है। एंड देन लास्ट क्या होता है, डिजाइन करने के लिए सुपर एंड अल्ट्रा कैपेसिटर। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा यार, बड़ा डिटेल और बहुत ही डेप्थ में लेक्चर था ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स एंड बुक्स और प्लस आर्टिकल सब तरफ से इकट्ठे करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, कि एक ही लेक्चर सफिशिएंट हो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके जस्ट बाद मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत एमसीक्यू जो भी हैं मैं उसमें सारे कवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट पे आ सकते हैं, उसको हम लोग उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपने अपना कीमती समय दिया।
दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।